नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा एक विशेष कार्यक्रम है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रूबरू द टॉक शो विद डॉक्टर गौतम पांडे। आज रूबरू में जो हमारे मेहमान है, ये एक पूर्णिया के एक जानी मानी हस्ती है। इनके बारे में अगर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो थोड़ा उचित नहीं होगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा और आप जब धीरे धीरे आगे आगे देखते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये हस्ती कौन सी हस्ती है। ये असल में इनका नाम मैं आपको बता दूं, इनका नाम कुमार आदित्य है और ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है पूर्णिया से। कांग्रेस पार्टी से ये सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, जो मुझे जानकारी मिली है। और डिटेल में कांग्रेस पार्टी की पूर्णिया में क्या स्थिति है, आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं कुमार आदित्य जी से। धन्यवाद आदित्य जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीपीएन न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को हमारे ओर से अभिनंदन, स्वागत। मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का, हम देश की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिहार की बात करते हैं, उसमें भी पूर्णिया की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का आज के समय में क्या वजूद रह गया है? कांग्रेस पार्टी सिर्फ बैनर पोस्टर पर दिखती है, क्या जनता के बीच भी दिखती है कांग्रेस पार्टी? हाँ, बिल्कुल जनता के बीच में है कांग्रेस पार्टी। चुनाव में जीत हार से, नंबर्स तय कर देने से आप पार्टी के वजूद को तय नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस आज भी लोगों के बीच में है, जनता से सरोकार बना हुआ है कांग्रेस का। और लंबे समय से, ठीक बात है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता से जो सरोकार है कांग्रेस का और जन समस्याओं को लेकर करके कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो कभी बंद नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। हम वजूद में है और जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपके कुछ लीडर हैं पूर्णिया में, खास करके आप अगर पूर्णिया के सड़कों पर आप घूमेंगे तो कई लोगों ने अपना अपना बैनर लगा रखा है जिसमें सभी यही दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया का भविष्य मैं ही तय कर सकता हूं, मैं ही बदल सकता हूं। और ऐसे कई नेताओं के लगे हुए हैं। तो क्या ये नहीं लगता आपको कि सारे नेताओं में या कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं रह गई कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखे, ताकि कोई एक आदमी बोले, जो भी आदमी यहाँ का एक चीफ हो पूर्णिया जिला का? कई कई बैनर लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला केवल कांग्रेस के साथ लागू नहीं होता है। हम तो तमाम राजनीतिक दलों की जो स्थिति है कि ये जो थोड़ा सा अनुशासन का जो बारीक लाइन है, ये टूटा है। दल सबसे पहले है, व्यक्ति बाद में है। पूर्णिया और बिहार का भविष्य कांग्रेस के द्वारा तय किया जाएगा, वो कांग्रेस परिवर्तित करेगी। हम लोग उसमें अपना कंधा देंगे, हम लोग साथ होंगे। अब बैनर कोई लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, तो उनकी व्यक्तिगत आज़ादी है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर करके पार्टी का प्रचार होना चाहिए जी। लोग अगर लगाते हैं बैनर पोस्टर तो ये उनकी विवेक पर पूरा कुछ निर्भर करता है, लेकिन पूर्णिया और बिहार का भविष्य कांग्रेस पार्टी परिवर्तित करेगी, कांग्रेस पार्टी बदलाव लाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज बताएं कि अभी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या नया जनता को दे सकती है जो पिछले 10 सालों में या 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार है, या 17 साल वैसे हो गए, मतलब कुल मिला के नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से है, जिसमें 17 वर्ष से जो है जी 17 वर्ष से भाजपा जेडीयू की सरकार है। 17 वर्ष में इन लोगों ने नहीं दिया और पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया। सबसे क्या नया देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, ठीक है, और पलायन का। बिहार में सभी जिले के लोग पलायन के शिकार है। अब बिहार से बाहर निकल करके देखो, कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में, हर जगह मजदूर बिहारी है, ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले बिहारी है। यानी कि बिहार में रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है, 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी सरकार में है और उन्होंने विकास का बड़ा बड़ा दावा किया, विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। ये ठीक बात है
कि सड़कें बनी, पुल पुलिया बना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है। 20 वर्षों में जितना कुछ होना था वो उसमें बहुत कम है। विकास का मतलब ये नहीं होता कि कुछ किलोमीटर सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए। विकास सही मायने में तब परिभाषित होगा जब हमारे लोग बम्बई में, दिल्ली में अपमानित नहीं हो, वहाँ पर वो धक्का नहीं खाए। जब मुंबई, दिल्ली, गुजरात रोजगार खोजते हुए पटना और पूर्णिया आ जाए, तब विकास परिभाषित होता है। और हम लोगों ने तय किया है कि ये पलायन और रोजगार का जो मामला है, ये हमारा मुद्दा है कि बिहारियों को जो है आत्मसम्मान के साथ बिहार में रोजगार तय हो, बिहार से लोग पलायन कर कर करके दूसरे प्रदेश में नहीं जाए। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यही मुद्दा हर इलेक्शन में और हर पार्टी का होता है। आज अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पलायन बेरोजगारी, वैसे पलायन बेरोजगारी की वजह से ही है, ये दोनों अलग अलग मुद्दा नहीं है, लेकिन बना दिया जाता है कि बेरोजगारी और पलायन, रोजगार देंगे पलायन बंद हो जाएगा। पिछले 50 सालों में जहां पर कि बिहार में एक छत्र राज था कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया कि यहाँ पर रोजगार सृजन होता और लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मुद्दा, सॉरी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये मुद्दा 10 साल से या 17 साल से नहीं है। 17 साल में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी इसलिए अभी दिख रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई तो लोग ज्यादा जा रहे हैं। अदरवाइज आज से 30 साल पहले भी लोग जाते थे, 40 साल पहले भी पंजाब जाते थे लोग। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने, तभी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अच्छा, आप बताइए कि जब भारत आजाद हुआ, बिहार आजाद हुआ, तो पहले मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह जी। और यह तय मामला है कि आजादी के समय में अंग्रेजों ने हमें किस स्थिति में छोड़ गया था। बिल्कुल। और पूरे बिहार का जो औद्योगिकरण हुआ वो किसके समय में हुआ? बरौनी का मामला हो, अब तो झारखंड में हटिया चला गया, या हटिया का मामला हो, पूरे बिहार में जो इंडस्ट्री का जाल बिछा वो श्री कृष्ण बाबू के समय में बिछा। ठीक है कि उस समय भी बेरोजगारी रहा होगा, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी रही होगी, लेकिन जो उसका रेशियो है, जो प्रतिशत है, आप देखें 90 के पहले क्या था और इस 20 वर्षों में क्या है। ठीक है, मान लेते हैं 90 20 वर्षों में क्या है। जनसंख्या 90 के पहले कितने लोग बाहर में रोजगार के लिए जाते थे और आज कितने लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो उद्योग कारखाने लगाए, आप कंपेयर करके बताइए कि इन सरकारों में, ये डबल इंजन के सरकार में कितना उद्योग लग गया, कितना कारखाना स्थापित हो गया। सबसे बड़ा मामला एजुकेशन का, शिक्षा का। मैंने देखा है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स लाइन लगाते थे और बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है तो मैंने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है। सीट तय था कि भाई अब 100 बच्चों का एडमिशन लेना है, 100 से ऊपर हो गए तो नहीं होगा। तो ये कांग्रेस के समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति थी और आज आप देख लीजिए तो क्या स्थिति है। इसमें एक बात और है ना सर, जब आरजेडी की सरकार थी, यहाँ पर लालू जी की सरकार थी, आप साथ में थे? लालू जी के सरकार में हमेशा हम साथ नहीं थे। 90 से 95 तक तो हम विपक्ष में थे। 95 से 2000 में हम सरकार के समर्थन में नहीं थे। वर्ष 2000 में लालू जी को हमने सपोर्ट किया था सांप्रदायिकता के खिलाफ। हमारा मामला था कि कुछ कॉमन इश्यूज मामलों के तहत हम लालू जी के साथ रहे हैं। जी जी। अब महागठबंधन आज भी जो बना हुआ है, लेकिन सरकार में हमेशा हम साथ नहीं रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये यूपीए का क्या हुआ? यूपीए का तो अब नाम ही सुनाई नहीं दे रहा। ये यूपीए खत्म हो गया क्या अब? नहीं, देखिए, यूपीए पार्लियामेंट चुनाव के समय में तय हुआ था, जिसमें विभिन्न दल के लोग शामिल हुए थे, और पार्लियामेंट चुनाव के बाद भी यूपीए अस्तित्व में है। लेकिन आजकल कोई अगर देशव्यापी कार्यक्रम होगा, अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यूपीए की मीटिंग बुलाई जाए, यूपीए की बैठक हो। शरद पवार जी ने कल ही बयान दिया है कि ये जो वोट चोरी का मामला हो रहा है, किस तरीके से 2 आदमी उनके पास आए थे और 160 सीटों की गारंटी कर रहे थे। तो यूपीए है। अच्छा, यूपीए है। कोई देशव्यापी इशूज होगा तो फिर यूपीए आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी देश में और बिहार में भी ऑफ कोर्स अभी 2 ही पार्टी है, या तो वो इंडी अलायंस है या एनडी अलायंस है। इस बीच में एक पार्टी और आ गई, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? प्रशांत किशोर ने तो सबको थोड़ा परेशानी में डाल दिया है। देखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी, कोई भी व्यक्ति अगर सही बात कहते हुए सड़कों पर आवे
बिहार के लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा हो तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। राजनीतिक तौर पे हम समर्थक और विरोधी हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी अगर कोई मामला तय कर रहे हैं तो जो वर्तमान सरकार है ये उसके खिलाफ जाएगा। ये नीतीश कुमार की जो 20 वर्षों का जो क्रियाकलाप है उसके खिलाफ जाएगा। उससे हम क्यों परेशान होंगे? प्रशांत किशोर जी कोई सही इशूज को लेकर के दिलीप जायसवाल के मामले को उठाते हैं, मंगल पांडे की बात करते हैं, बिहार में पलायन और रोजगार की बात करते हैं, तो यही बात तो हम भी कर रहे हैं। तो इसमें परेशान होने और घबराने की बात कहाँ? नहीं, तो अब बात ये भी होगी ना कि यही बात पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, यही भ्रष्टाचार, यही बात जनसुराज पार्टी भी कर रही है, यही बात आप भी कर रहे हैं, यही बात आरजेडी भी कर रही है, यही बात बीजेपी और जेडीयू भी कर रही है। नहीं, बीजेपी जेडीयू नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रही है कि वो सरकार में है। वो अगर ऐसा बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। बट अगर पार्टी में नहीं होती, सरकार में नहीं होती है, तो ये भी वही बात करते हैं विपक्ष में होने के बाद। नहीं, बीजेपी के साथ जो मामला है, देखिए नीतीश कुमार जी जब समता पार्टी बनाए थे तो उनके साथ कुछ लोग थे, उसमें हम भी शामिल थे। अच्छा। समता पार्टी में। अच्छा। और पूरा मामला यह था कि बिहार में परिवर्तन लाना है। आतंक राज, पाखंड राज के खिलाफ समता पार्टी बनी। तो भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो भाजपा के इश्यूज कभी भी रोजगार नहीं रहा। उनका इशूज हमेशा मंदिर मस्जिद रहा। चाहे अडवाणी जी का रथ यात्रा हो, बिल्कुल मानते हैं, ये आगे का कोई मामला हो। लेकिन हम लोग सत्ता में है तब भी, नहीं है तब भी, बात जो जनता से जुड़ा हुआ है उसी की बात करेंगे, वही बात कहेंगे। मतलब ये है कि मैं ये देख रहा हूं कांग्रेस की जो नीति है, व्यापक रूप से मुझे ऐसा कोई नीति नजर नहीं आ रहा है जो और पार्टी से अलग कुछ आप जनता के लिए करिएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बीजेपी या जेडीयू की जो सरकार है इसके खिलाफ जो रोष है जनता में, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास और पार्टियों से अलग कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये बिहार का मामला है, बिहार में हम बात कर रहे हैं। बिहार में अभी सबसे एक्सक्लूसिव इश्यूज क्या है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सर ये सभी बिहार में सभी पार्टियां बोल रही है, इसके अलावा क्या है? ठीक है, मैं अभी आपको मैं बताता हूं विस्तार से। और पूरे देश के स्तर पे मामला संविधान बचाने की, मामला देश बचाने का है। सरकारें आवेंगी जाएंगी, लोग बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन देश को रहना चाहिए, देश बना रहना चाहिए। तो पूरे देश के स्तर पर, बिहार के स्तर पे कांग्रेस के पास सबसे बड़ा योजना ये है कि बड़ी मेहनत से जो आज़ादी हम लोग हासिल किए हैं, ये आज़ादी बरकरार रहे। और ये देश का जो स्वरूप है, जो विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग मिलकर करके एक बेहतर गुलदस्ता का निर्माण किए हैं, ये मामला मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा नीति है, सबसे बड़ा थॉट है। ठीक है, आपने अभी संविधान का नाम लिया, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल ये हम जरूर इस पर बात करेंगे आपसे। उसके पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे देश में एक छत्र राज था कांग्रेस का, बिहार में भी एक छत्र राज रहा वर्षों तक, आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई कि वो आरजेडी से मिन्नतें करती है कांग्रेस पार्टी कि भैया हमें 90 सीट दे दो, और वो कहता नहीं जी हम तो आपको 40 सीट देंगे। ये स्थिति कैसे पैदा हो? ऐसा होता क्या है कि जब अलायंस में रहते हैं हम लोग, सभी लोग साथ में रहते हैं, तो ये सब कुछ चलते रहता है कि भाई हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। वहां पे होता है तय कि नहीं साहब आप इतना नहीं, इतने सीटों पर लड़िए। मिन्नत करने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है नहीं, आज ये संभव ही नहीं। 90 का डिमांड किया और आरजेडी ने बोल दिया 40 से ज्यादा सीट नहीं दूंगा। नहीं, ठीक है कि ये तो आपके तरफ से होना चाहिए था। डिमांड मामला चूंकि ठीक है कि परिवर्तन होते रहता है, इस सच को स्वीकारना होगा कि बीते कुछ वर्षों में रीजनल पार्टियां कई स्टेट में मजबूत हुई है जी। और मुझे साथ चलना है। हमारे साथ सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ा दुश्मन है सांप्रदायिकता। तो मुझे उन तमाम पार्टियों के साथ चलना है जो सेकुलर मिजाज के हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जो सांप्रदायिकता को मिटाना चाहते हैं। और उसमें सीटों का मामला कि 10-20 सीट ऊपर गया नीचे गया, ये सब कोई इशूज नहीं है। ये सब बात मीडिया उडिया के द्वारा जो है प्रचारित किया जाता है कि मिन्नत कर रहे हैं तो आवेदन लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बातें होती है वो बैठ कर करके डिस्कशन के द्वारा और ससम्मान होता है।
अभी आपने संविधान का नाम लिया कि आप मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान बचाना चाहती है। मतलब आपकी नज़र में ये है कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्ष के लोग जो हैं उनके नज़र में ये है कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल है। अभी राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने जो बोल दिया वही शपथ है, आप इसी के ऊपर केस दायर कर लो। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? कहीं संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो एमपी एमएलए या एलओपी जो है वो कोई एफआईआर अगर करेंगे या केस करेंगे कहीं पर तो वो शपथ पत्र नहीं देंगे? नहीं, ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन है, आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे के लोग गए बेंगलोर में, उस फ्लैट को सर्च किया, वहाँ 80 वोटर बने हुए थे एक कमरे के फ्लैट में। अभी और सब मामला आ रहा है, और चुनाव आयोग अपनी पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के बजाय अगर हमसे शपथ मांगता है, नेता प्रतिपक्ष से शपथ की बात करता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम तो शपथ लेकर के ही पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, हम तो संविधान की शपथ लेकर करके पार्लियामेंट के अंदर गए, और आप सीधे कहते हैं कि आप हल्फनामा दीजिए तब आपकी बात को हम सुनेंगे। तो आपको यह सवाल चुनाव आयोग से करना चाहिए कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप का आप पहले स्पष्टीकरण तय कीजिएगा, या पहले आप शपथ लीजिएगा, पहले आप हल्फनामा लीजिएगा। क्या होता है ना सर, मैं ये अपने दर्शकों के लिए, आम जनता के लिए मैं ये डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी जी, ठीक है, करें आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला आदमी है, एमपी एमएलए या एलओपी, वो परमानेंट नहीं है वो, ठीक है ना? बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 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 कर्मचारी है या स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है वो परमानेंट है, ना कि एमपी एमएलए, राइट? ये भी जब कोई नौकरी करते हैं तो ये भी शपथ लेते हैं, शपथ पर साइन करते हैं वो। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर कराना होता है, वो भी ऐसे संस्था के ऊपर जो संवैधानिक संस्था हो। मेरी जानकारी के अनुसार, अब मे बी आई एम रॉन्ग, आप क्लियर कर दीजिएगा, एलओपी का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट नहीं है। वो पोस्ट जो है वो एक पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का एक लीडर होता है, जो मैं समझ रहा हूं, जो मेरी जानकारी है। तो सरकारी कर्मचारी भी अगर किसी के ऊपर एफआईआर करेगा तो वो लिखित में देगा कि भाई मैं इसके ऊपर एफआईआर कर रहा हूं, ये रहे सारे दस्तावेज। आप दस्तावेज भी नहीं दे रहे, आप कह रहे कि भाई मैंने जो बोल दिया बस वही शपथ है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये तानाशाही है? सॉरी टू से तानाशाही। नहीं, कि भाई मैंने जो बोल दिया वही सही है। नहीं, मैंने जो बोल दिया ये सही नहीं है। ये बात हम तो पूरी बात को जो है पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। हमने कहा है कि ये मामला है, अब इस पे इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उसको पक्ष और विपक्ष सबको लेकर के चलना है, तमाम मामलों को देखना है। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले अपना स्टैंड क्लियर करे, हमसे हल्फनामा मांगने के पहले, हमसे कोई एफिडेविट मांगने के पहले वो बतावे कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर उनका क्या पक्ष है। संवैधानिक पद एलओपी नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। हमने महाराष्ट्र की बात की, हम आपको लगातार कह रहे हैं कि आप हमको इलेक्टोरल वोटर दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए, आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वो कर आपकी मंशा सही नहीं है, शपथ पत्र दीजिए, आपकी मंशा सही नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के द्वारा अपना मामला कुछ तय कर रहा है। तो हमको आप पर संदेह है। यह डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह प्रजातंत्र है, सत्ता बदलते रहता है। आपको अपना पक्ष पहले स्पष्ट करना चाहिए, और फिर हमसे ये। अब अखबारों में खबर छपा कि अमर उजाला में कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया और चुनाव आयोग ने हल्फनामा मांगा। खबर तो ये होना चाहिए कि राहुल गांधी का ये आरोप है और चुनाव आयोग अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। इस अब तकलीफ नहीं मानेंगे। ना, बिल्कुल। मीडिया की जो स्थिति है आज कहाँ पे है, किस स्तर पे है, अघोषित आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी की स्थिति है। लोग सही को सही कहने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो स्थिति है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका काम आलोचक होना चाहिए, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता, वो केवल सरकार का प्रचार में दिन रात लगा हुआ है। और जब ये स्थिति बनती है तब लगता है कि संविधान संकट में है। अभी कुछ दिन पहले ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि साहब आप सरकार का टूल्स बन के काम मत कीजिए। ये ईडी, सीबीआई, ये चुनाव आयोग, ये क्या कुछ कर रहे हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं इससे तो लगता है कि संविधान पे संकट है।